हाय फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, आज हम एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें दोस्तों बिहार एसटीटी का अभी जो दोस्तों जुलाई में परीक्षा होने वाली है दोस्तों उसका दोस्तों ये उसमें शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता का जो 50 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है दोस्तों, वो हम करवाने वाले दोस्तों। जो अभी तक में 2019 में, 2020 और 2023 में ये तीनों जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, टोटल एग्ज़ाम का दोस्तों जितने पेपर हुए थे उन सारे पेपर दोस्तों 50 मार्क का एक कॉमन पेपर होता है दोस्तों, जो कि शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता है। टोटल इस बुक में दिया गया दोस्तों, जो कि दोस्तों पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। टोटल दोस्तों सोल्यूशन सहित हम करवाने वाले दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग का हो रहा है अपने, ये पहला जो सेट है हम लोग का दोस्तों एसटीईटी का, ये है दोस्तों शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता का दोस्तों। एग्ज़ाम डेट 18 सितंबर दोस्तों, ये 18 सितंबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हम 50 क्वेश्चन करने वाले दोस्तों। ये है दोस्तों पहला शिफ्ट का। और देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसमें है तथ्य से संबंधित ज्ञान है। तथ्य से संबंधित ज्ञान है। तथ्य से संबंधित ज्ञान कौन सा है दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा फ्रेंड्स। प्रक्रियात्मक ज्ञान को तथ्य से संबंधित ज्ञान कहा जाता है। इसका सोल्यूशन देखिए, तथ्य से संबंधित ज्ञान प्रक्रियात्मक ज्ञान है। प्रक्रियात्मक ज्ञान कुछ अंतर्निहित ज्ञान के माध्यम से प्राप्त अनुभव को कहते हैं। प्रक्रियात्मक ज्ञान का एक लाभ यह है कि इसमें अधिक इंद्रियां शामिल हो सकती है, जैसे व्यवहारिक अनुभव, समस्याओं को हल करने का अभ्यास, किसी विशिष्ट समाधान की सीमाओं की समझ आदि। इस प्रकार प्रक्रियात्मक ज्ञान अक्सर सिद्धांत एवं तथ्य को ग्रहण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है तत्वों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देना है। तत्वों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देना है। क्या है ये? यह संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी सही फ्रेंड्स, संश्लेषण। सॉल्यूशन देखिए इसका, तत्वों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देने की प्रक्रिया संश्लेषण कहलाती है। इसके अंतर्गत सभी तत्वों और भागों को एकत्रित करके नवीन ढांचा तैयार किया जाता है। इसमें छात्र ज्ञान तथा बोध के आकार पर सृजनात्मक योग्यता का उपयोग करते हुए नवीन प्रत्यय या वस्तु का निर्माण करता है। इसमें एकीकरण व संपूर्णता पर विशेष बल देते हुए छात्र की सूझबूझ सृजनशीलता को विकसित करने पर ध्यान दिया जाता है, जैसे निष्कर्ष निकालना, सामान्यीकरण करना, सारांशीकरण करना और नवीन योजना बनाना आदि। ये सब इसी का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होती है। क्या विकसित नहीं हो दोस्तों? प्रोत्साहन देखिए विकसित नहीं होती है। सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से दोस्तों प्रोत्साहन विकसित नहीं होती है, प्रतिस्पर्धा विकसित होती है, सुनना विकसित होती है, सहयोग विकसित होती है, प्रोत्साहन विकसित नहीं होती है। इसका सोल्यूशन देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य सामाजिक कौशल और चारित्रिक विकास होता है। एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से प्रोत्साहन विकसित नहीं होती है, जबकि सुनना, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सहयोग, समाधान, प्रतिस्पर्धा आदि गुण विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम आकर्षक शिक्षण विधि है। सबसे कम आकर्षक शिक्षण विधि क्या है दोस्तों? इसमें से देखिए दोस्तों, इसमें हमारा देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इसका सही होगा। संगोष्ठी सबसे कम आकर्षक शिक्षण विधि है। कार्यभार है, व्याख्या है, परियोजना, ये सब ज़्यादा है दोस्तों, ये आकर्षक है। सॉल्यूशन देखिए इसका, देखिए संगोष्ठी विधि सबसे कम आकर्षक शिक्षण विधि है। संगोष्ठी एक प्रकार की चर्चा विधि है। यह विधि तथ्यों के विश्लेषण और एकीकरण के लिए छात्रों की चिंतन प्रक्रिया को उत्तेजित करती है और उनके विचारों और तथ्यों को स्पष्ट और धाराप्रवाह रूप से प्रस्तुत करने की उनकी क्षमताओं को विकसित करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है। क्या है ये? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, श्रुत लेख है। श्रुत लेख जो कि दोस्तों वास्तविक समस्या में शामिल करता है शिक्षण विधि शिक्षार्थी को श्रुत लेख में। सोल्यूशन देखिए इसका, श्रुत लेख वह शिक्षण विधि है जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है। श्रुतलेख का अर्थ सुने हुए को लिखना या सुनकर लिखना होता है, जिसे इमला भी कहते हैं। इससे सुनकर लिखने की कौशलता का विकास होता है। श्रुतलेख लेखन कौशल को विकसित करने का साधन है, परंतु इसकी सहायता से श्रवण कौशल को भी विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं। शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। व्याख्यान विधि में ये निष्क्रिय रहते हैं दोस्तों। शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं किस चीज़ में? तो व्याख्यान विधि में निष्क्रिय रहते हैं। सोल्यूशन इसका, व्याख्यान विधि में शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं। व्याख्यान विधि शिक्षण में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधियों में से एक है। यह शिक्षण की एक विधि है। व्याख्यान विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि है, जिसमें शिक्षक विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देता है। इस विधि में शिक्षक एक सक्रिय भागीदार है, छात्र निष्क्रिय श्रोता है। आमतौर पर शिक्षक द्वारा व्याख्यान के दौरान
छात्र शिक्षक के साथ बातचीत नहीं करते हैं। यही दोस्तों, इसलिए ऑप्शन इसका डी, देखिए आयोग ने इसका उत्तर डी माना है दोस्तों। तो शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते थे, अनुसंधान विधि में निष्क्रिय रहते हैं दोस्तों। ये खोज विधि में सक्रिय, परियोजना विधि में सक्रिय, व्याख्यान विधि में निष्क्रिय और अनुसंधान विधि में निष्क्रिय रहते। ये गलत है दोस्तों। देखिए आयोग डी माना है, जो कि इसका सही ऑप्शन व्याख्यान विधि ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसंवाद एक प्रकार का है। परिसंवाद एक प्रकार क्या है दोस्तों? प्रदर्शन विधि है दोस्तों। देखिए खोज विधि नहीं है दोस्तों, ना ही व्याख्यान विधि है, विचार विमर्श विधि भी नहीं दोस्तों। परिसंवाद एक प्रदर्शन विधि है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, परिसंवाद एक प्रकार का प्रदर्शन विधि है। परिसंवाद की प्रक्रिया का लक्ष्य किसी समस्या के विभिन्न पक्षों को समझना होता है, और परिसंवाद विचारों के आदान प्रदान और संप्रेषण शैली की एक परीक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभाजी ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या है? अनुभाजी ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए इसका, जांच करना। इसका एक ह्यूरिस्टिक का अनुभाजी का विधि है दोस्तों, जांच करना। सॉल्यूशन इसका, अनुभाजी या ह्यूरिस्टिक का अर्थ है कि जांच करना। अन्वेषण विधि को भी ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं। इस विधि के अनुसार बच्चों को कम से कम बताकर उन्हें स्वयं अधिक से अधिक खोज कर सत्य को पहचानने पर बल दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है क्या? खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है क्या? क्या है दोस्तों? ये कैल्डवेल कुक ने कहा था दोस्तों। ये किसने कहा था दोस्तों? कैल्डवेल कुक ने कहा था कि खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, खेल के माध्यम से महत्वपूर्ण दक्षताओं और जीवन कौशलों का पता लगा सकते हैं और उनका अभ्यास कर सकते हैं। हेनरी कैल्डवेल कुक एक ब्रिटिश थे जो अपने पुस्तक द प्ले वे के लिए जाने जाते हैं। प्ले वे पद्धति के जनक है। उनके अनुसार खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। बच्चे का दिमाग खेल के अलावा वह कहीं और काम नहीं करता। जो कि ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, डी ऑप्शन, आयोग इसका ऑप्शन डी माना था, जो कि दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भ्रमण विधि विकसित करता है। भ्रमण विधि विकसित करता है, क्या विकसित करता है फ्रेंड्स? प्रत्यक्ष ज्ञान को दोस्तों ये भ्रमण विधि विकसित करता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, भ्रमण विधि द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। जो इंद्रियों और मन की सहायता के बिना ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। पर्यावरणीय अध्ययन में भ्रमण विधि का अपना विशेष महत्व है। कक्षा में छात्र केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करते हैं और वे बाह्य जगत की यथार्थता के ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए ही आजकल भ्रमण को एक विशेष विधि के रूप में प्रमुख स्थान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय वस्तु निर्धारित करता है। विषय वस्तु निर्धारित करता है, क्या चीज़? तो शिक्षक की मनोवृत्ति को ये विषय वस्तु निर्धारित करता है। विषय वस्तु निर्धारित करता है, क्या करता है? शिक्षक की मनोवृत्ति को निर्धारित करता है विषय वस्तु। सॉल्यूशन देखिए, विषय वस्तु शिक्षक की मनोवृत्ति को निर्धारित करता है। विषय वस्तु का निर्माण करते समय सामान्यतया शिक्षक शिक्षार्थी से संबंधित मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखना आवश्यक है। और पाठ्यचर्चा के उद्देश्यों की प्राप्ति में विषय वस्तु एक साधन के रूप में कार्य करता है। अतः विषय वस्तु पाठ्यचर्चा विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षार्थी केंद्रित विधि है। शिक्षार्थी केंद्रित विधि कौन सा है? तो आगमन विधि शिक्षार्थी केंद्रित विधि है। सॉल्यूशन इसका, आगमन विधि शिक्षार्थी के केंद्रित विधि से संबंधित है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें विशिष्ट अनुभवों और उदाहरणों के माध्यम से सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है। इसके द्वारा छात्र अधिक सक्रिय होकर सरल संप्रदायों की सहायता से नवीन ज्ञान का संचार करते हैं। निर्देश विधि शिक्षक केंद्रित विधि है दोस्तों। निर्देश विधि शिक्षक केंद्रित विधि है दोस्तों। आयोग ने इसका भी ऑप्शन दोस्तों डी ही माना था। निर्देश विधि को दोस्तों शिक्षार्थी केंद्रित विधि माना था, जो कि दोस्तों इसका आगमन विधि सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है, पारंपरिक शिक्षण है। पारंपरिक शिक्षण क्या है दोस्तों? पारंपरिक शिक्षण दोस्तों ये खेल आधारित है दोस्तों। पारंपरिक शिक्षण खेल आधारित है। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, प्रयोगात्मक नहीं है दोस्तों। पारंपरिक शिक्षण दोस्तों ये प्रयोगात्मक नहीं होगा, खेल आधारित होगा। और देखिए दोस्तों, निगमन विधि, निगमन भी नहीं होगा दोस्तों। सम्मिश्रण सम्मिश्रित भी नहीं होगा। यहाँ पे ये होगा दोस्तों खेल आधारित होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, छात्रों को विषय वस्तु को बेहतर ढंग से समझाने में मदद करने के लिए मज़ेदार गतिविधियों और खेलों का उपयोग किया जाता है। किंडरगार्टन की अवधारणा के पीछे मूल उद्देश्य बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना है। यह पारंपरिक शिक्षण विधियों में खेल आधारित शिक्षण गतिविधियों को एकत्रित करने के कई तरीके हैं। उद्देश्य जानने से शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए कार्य करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य से विशिष्ट उपागम। सामान्य से विशिष्ट उपागम क्या है? निगमन एक समान से विशिष्ट उपागम है। निगमन एक समान से विशिष्ट उपागम है। सॉल्यूशन इसका, शिक्षक केंद्रित शिक्षण है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण क्या है?
ये सत्तावादी है। देखिए फ्रेंड्स, शिक्षक केंद्रित शिक्षण जो है दोस्तों, ये सत्तावादी है, ये प्रजातांत्रिक नहीं होगा, रचनात्मक भी नहीं होगा, आलोचनात्मक निर्णय ये भी नहीं होगा। सोल्यूशन इसका, शिक्षण का सत्तावादी स्तर केंद्रित होता है, जबकि शिक्षण का प्रजातांत्रिक स्तर छात्र केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माप में पहला चरण है। माप में पहला चरण क्या है? क्या मापना है इसका निर्णय। माप में पहला चरण है क्या मापना है इसका निर्णय। सोल्यूशन देखिए, माप में पहला चरण क्या मापना है इसका निर्णय करना। स्मिथ स्टीवेंस ने मापन के 4 स्तर बताए हैं। देखिए दोस्तों, पहला स्तर है नामिक मापन, क्रमिक मापन, अंतराल मापन, अनुपात मापन। इन श्रेणियों का प्रयोग शोध कार्यों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश सबसे कम है। किसकी गुंजाइश सबसे कम है? तो परीक्षण का गुंजाइश सबसे कम है दोस्तों। मूल्यांकन का गुंजाइश वैसे ज़्यादा है, माप का, आकलन का। परीक्षण का गुंजाइश सबसे कम है। नेक्स्ट है, देखिए सोल्यूशन इसका, किसी विशेष क्षेत्र में शिक्षण के पश्चात उस क्षेत्र में छात्र की योग्यता या शक्ति प्रदर्शन के विकास की मात्रा का मापन करने की विधि को परीक्षण कहते हैं। दिए गए विकल्पों में विकल्प परीक्षण डी की गुंजाइश सबसे कम है, परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है दोस्तों। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? देखिए, अंतिम स्थिति की जांच करना ये नहीं होगा, अगली कक्षा में पदोन्नति ये भी नहीं होगा, छात्रों का चयन करना ये भी नहीं होगा। डी देखिए फ्रेंड्स, छात्रों की प्रगति की निगरानी करना, यही होगा दोस्तों रचनात्मक मूल्यांकन। सोल्यूशन देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की प्रगति की निगरानी करना है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षक और छात्र दोनों के लिए निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करना है, जो शिक्षण प्रक्रिया में सफलताओं और असफलताओं से संबंधित है। इसका उद्देश्य दक्षता, प्रभावशीलता और अतः परियोजना या कार्यक्रम की सफलता को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही क्रम है। निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है दोस्तों? तो ये देखिए, परीक्षण, तब मापन, तब आकलन, तब फिर मूल्यांकन लास्ट में होता है। क्वेश्चन देखिए इसका, परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन, ये सही क्रम है। परीक्षण को शिक्षण कार्य का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए सबसे छोटी अवधि के रूप में माना जाता है, क्योंकि यह नियमित आधार पर आयोजित किया जाता है। मूल्यांकन देखिए फ्रेंड्स, मूल्यांकन है इसका उद्देश्य मूल्य निर्णय करना होता है। शैक्षिक संदर्भ में मूल्यांकन का उद्देश्य निर्धारित पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों की उपलब्धि को ग्रेड अथवा अंक के माध्यम से प्रदर्शित करना। मापन है फ्रेंड्स, मापन आकलन तथा मूल्यांकन की एक तकनीक है दोस्तों। आकलन देखिए, यह संपूर्ण अकादमिक अवधि के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय होगा। किसमें? बहुविकल्पीय प्रश्न में जो दोस्तों ये प्रश्न चिन्ह सबसे अधिक विश्वसनीय होगा। सोल्यूशन देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न पर प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय है। बहुविकल्पीय प्रश्न एक प्रकार की प्रश्नावली है जो कई उत्तर के विकल्प प्रदान करती है। अतः वस्तुनिष्ठ प्रश्न या बहुविकल्पीय प्रश्न मूल्यांकन का एक रूप है जिसमें उत्तरदाताओं की सूची। देखिए फ्रेंड्स, बहुविकल्पीय प्रश्न जो है यह प्रश्न पर प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय है। बहुविकल्पीय प्रश्न एक प्रकार की प्रश्नावली है जो कई उत्तर के विकल्प प्रदान करती है। अतः वस्तुनिष्ठ प्रश्न या बहुविकल्पीय प्रश्न मूल्यांकन का एक रूप है जिसमें उत्तरदाताओं को सूची के रूप में पेश किए गए विकल्पों में से केवल सही उत्तर चुनने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है। तो किस प्रकार के प्रश्न को दोस्तों? तो देखिए, असंरचित निबंध को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, असंरचित निबंध वाले प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है। असंरचित निबंध प्रश्न आमतौर पर ओपन एंडेड प्रश्न होते हैं और ये असंरचित निबंध प्रश्न आमतौर पर ओपन एंडेड तो होते हैं दोस्तों। समान उदाहरणों में ऐसे प्रश्न शामिल हैं। आप अपने आप का वर्णन कैसे करेंगे या आपका आदर्श काम क्या है दोस्तों। ये सब क्या है? असंरचित प्रश्न दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है दोस्तों ऐसे प्रश्नों को। नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्टिव तकनीकों का उपयोग मूलतः डैश मापने के लिए किया जाता है। प्रोजेक्टिव तकनीकों का उपयोग मूलतः डैश मापने के लिए किया जाता है। तो क्या मापने के लिए किया जाता है? व्यक्तित्व मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। देखिए, प्रोजेक्टिव परीक्षण व्यक्तित्व मूल्यांकन की तकनीक है जिसमें परीक्षण उत्तेजनाओं या निर्देशों में कुछ हद तक अस्पष्टता विषयों के लिए उनकी व्यक्तिगत व्यक्तित्व विशेषताओं के संदर्भ में उनकी प्रतिक्रियाओं को संरचित करने का अवसर पैदा करती है।
नेक्स्ट दोस्तों, योगात्मक मूल्यांकन मूलतः डैश प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? कार्यक्रम के अंत में दोस्तों ये योगात्मक मूल्यांकन मूलतः प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कार्यक्रम के अंत में, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये हर दौरान नहीं, न हर समय और न कार्यक्रम के आरंभ में, ये अंत में ही दोस्तों ये योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है। सॉल्यूशन इसका, योगात्मक मूल्यांकन जिसे प्रायः सीखने के आकलन के रूप में जाना जाता है, सत्र के अंत में उनका आकलन करके छात्र के सीखने के स्तर को मापने, वर्गीकृत करने, प्रमाणित करने और रिपोर्ट करने के लिए संदर्भित करता है। अतः योगात्मक मूल्यांकन मूलतः कार्यक्रम के अंत में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन है। आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन है क्या है? तो निर्णय प्रमाणित करना, यही है। आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन है क्या है? निर्णय प्रमाणित करना है। सॉल्यूशन इसका, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य कार्य की एक विशेष इकाई के अंत में प्रस्तुत विषय वस्तु की छात्रों की समझ को मापना है, और यह अक्सर विषय के आधार पर ग्रेड या प्रतिशत के साथ मापा जाता है, इसलिए यह सत्रांत परीक्षा है। अतः आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन निर्णय प्रमाणित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सारांशित मूल्यांकन, समेटिव इवेल्युएशन के कौन से उपकरण अक्सर उपयोग किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर देखिए, परीक्षण। देखिए सारांशित मूल्यांकन के कौन से उपकरण अक्सर उपयोग किए जाते हैं? तो ये परीक्षण। सॉल्यूशन इसका देखिए, सारांशित मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन एक प्रकार का मूल्यांकन जो सीखने की अवधि या कार्यक्रम के अंत में होता है। सारांशित मूल्यांकन के परीक्षण उपकरण का अक्सर उपयोग किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन के लिए सामान्य डेटा स्रोत, सर्वेक्षण, परीक्षण या मूल्यांकन, वित्तीय संकेतक, फोकस समूह या साक्षात्कार। खाने का मन है, फोकस समूह या साक्षात्कार। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, देखिए सारांशित, याद रखिएगा, सारांशित मूल्यांकन के कौन से उपकरण अक्सर उपयोग किए जाते हैं? तो ये परीक्षण। नेक्स्ट है, एक कक्षा अंतराल, क्लास इंटरवल में प्राप्त अंकों की संख्या है। क्या है? तो आवृत्तियाँ हैं दोस्तों, आवृत्तियाँ। ऑप्शन नंबर देखिए, एक कक्षा अंतराल में प्राप्त अंकों की संख्या है। क्या है? आवृत्तियाँ हैं। सॉल्यूशन इसका, एक वर्ग कक्षा अंतराल में प्राप्त अंकों की संख्या उस वर्ग कक्षा अंतराल की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। नेक्स्ट है, अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को कहा जाता है। अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रेंज कहा जाता है दोस्तों, रेंज। सॉल्यूशन देखिए इसका, किसी दिए गए डेटा में डेटा के अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को परिसर रेंज कहा जाता है। परिसर रेंज डेटा का अधिकतम मूल्य माइनस डेटा का न्यूनतम मूल्य होता है। नेक्स्ट देखिए, निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन डी देखिए दोस्तों सही होगा, वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों में से नहीं मापा जा सकता है। तो ये सॉल्यूशन इसका है, निबंध प्रकार के प्रश्नों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में भी जाना जाता है, जो कि प्रतिक्रिया संग्रह तकनीकों की विविधताओं में से एक है। निबंध प्रकार के प्रश्नों का उपयोग अधिकतम के परिणामों को मापने के लिए किया जाता है, जो कि निम्न है। सरल के बजाय जटिल समझ और चिंतन की आवश्यकता। निबंध प्रकार के प्रश्नों के निम्नलिखित लाभ है दोस्तों। एक देखिए फ्रेंड्स, जटिल सीखने के परिणामों को मापना जिन्हें अन्य प्रकार के परिणामों प्रश्नों से नहीं मापा जा सकता। उसके बाद उस चिंतन और समस्या को हल करने के कौशल का एकीकरण और अनुप्रयोग करना। उसके बाद है शिक्षार्थी के लेखन कौशल का मूल्यांकन। उसके बाद है अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम कौन सा है? सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर बी देखिए, MCQ। ऑप्शन नंबर बी से दोस्तों MCQ। सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम कौन सा है? तो ये है दोस्तों MCQ। ऑप्शन नंबर बी सही है। सॉल्यूशन देखिए इसका, सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसे आमतौर पर सबसे व्यापक रूप से लागू होने के अलावा सबसे उपयोगी प्रकार से वस्तुनिष्ठ परीक्षण के रूप में मापा जाता है। इनका उपयोग सबसे महत्वपूर्ण स्टार्टअप, नतीजे, ज्ञान, समझ, निर्णय और समस्या समाधान के लिए किया जा सकता है। वैज्ञानिक और चिकित्सकीय स्नातकों के ज्ञान, समझ और निर्णय का आकलन करने के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न हमेशा नैदानिक क्षमता के आकलन में एक घटक के रूप में भूमिका निभाते हैं। तो ये सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम कौन है दोस्तों? MCQ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, अल्फ्रेड बिनेट। आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के संस्थापक कौन थे? तो अल्फ्रेड बिनेट थे दोस्तों, अल्फ्रेड बिनेट। ऑप्शन नंबर डी सही है। सॉल्यूशन देखिए इसका, आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के संस्थापक अल्फ्रेड बिनेट थे। और अल्फ्रेड बिनेट द्वारा प्रथम आधुनिक बुद्धि परीक्षण वर्ष 1904 में विकसित किया गया था। वह इतिहास के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक थे। उन्होंने विकलांगता और मानसिक मंदता वाले बच्चों को अलग करने के उद्देश्य से क्लासिकल श्रृंखला तैयार की थी। उनका परीक्षण इस धारणा पर आधारित था कि बच्चों की बुद्धि उम्र के साथ विकसित होती है। नेक्स्ट है, गोवा को अल्बुकर्क ने निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक से छीन लिया था? तो ये बीजापुर। गोवा को अल्बुकर्क ने निम्नलिखित में से बीजापुर के शासक से छीन लिया था। सॉल्यूशन देखिए इसका, वर्ष 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली राज्य के गवर्नर के रूप में डोम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा स्थान लिया था। वर्ष 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया। उन्होंने बीजापुर सल्तनत के शासक आदिल शाह को युद्ध में हराकर उससे गोवा को छीन लिया था और इसके बाद भारत में लागू ब्लू वाटर नीति को भी समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, बाराचुक्की जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। बाराचुक्की जलप्रपात ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। सॉल्यूशन इसका, बाराचुक्की जलप्रपात कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में स्थित है और यह प्रसिद्ध शिवाना समुद्र जलप्रपात का एक हिस्सा है जो कि कर्नाटक राज्य के लोकप्रिय पर्यटन केंद्रों में से एक है। बाराचुक्की जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। यह लगभग 69 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट है, ब्राउन एटीएम। ब्राउन एटीएम स्वचालित टेलर मशीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सी देखिए, बैंकों द्वारा आउटसोर्स की गई एटीएम सेवा एक ब्रांड प्रायोजक बैंक के तहत नामित एटीएम, लेकिन एटीएम मशीन बैंक के स्वामित्व में नहीं। सॉल्यूशन इसका, ब्राउन एटीएम के संदर्भ में बैंकों द्वारा आउटसोर्स की गई एटीएम सेवा एक ब्रांड प्रायोजक बैंक के तहत नामित एटीएम होती है, लेकिन यह एटीएम मशीन बैंक के स्वामित्व में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर का विरोध कर सरकार का विरोध किया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, चौकीदारी कर का विरोध किया था दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार ने लोगों में नमक बनाने के अलावा चौकीदारी कर का विरोध कर ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था। चौकीदारी कर के खिलाफ अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। यह कर गांव के चौकीदारों की सेवा लेने के लिए गांव के लोगों पर लगाया जाता था, जो कि भारतीय गांवों में पुलिस व्यवस्था की तरह था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है दोस्तों? तो कौन सा राज्य करता है दोस्तों? ये करता है उड़ीसा। सॉल्यूशन बी सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। सॉल्यूशन देखिए इसका, भारत के उड़ीसा राज्य में दुनिया का सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह उत्सव भगवान कृष्ण और उनके मामा कंस की पौराणिक कहानी पर आधारित उत्सव है, जो कि मामा कंस द्वारा आयोजित धनु समारोह को देखने के लिए कृष्ण व बलराम के मथुरा आगमन का प्रतीक है। भारत के केंद्रीय संस्कृति विभाग द्वारा इसे 2014 में भारतीय उत्सव का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है जो पराबैंगनी यूवी प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है? तो वो परत है दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर। सॉल्यूशन देखिए, स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल की इस स्ट्रेटोस्फीयर परत में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली पराबैंगनी प्रकाश किरणों को अवशोषित करती है और पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। समताप मंडल मौसमी घटनाओं जैसे आंधी, तूफान और बादल से मुक्त है, अतः यह वायुयान उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त वायुमंडलीय परत है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन से आवश्यक आधात्विक खनिज है? कौन से आवश्यक आधात्विक खनिज है? ये है दोस्तों कोयला, सिलिके, क्ले मिट्टी और सीमेंट। ये आवश्यक आधात्विक खनिज है दोस्तों। सॉल्यूशन इसका, आधात्विक खनिज उन खनिजों को कहते हैं जिनमें उनके घटक के रूप में कोई भी धात्विक यौगिक मौजूदा नहीं होता है। उनका उपयोग विभिन्न उद्योगों में कास्टिंग और इंसुलेशन सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा उर्वरक तथा सीमेंट के निर्माण में भी इनका प्रयोग किया जाता है। इनका निर्माण तलछटी चट्टानों से होता है, जो विभिन्न प्रकार की चट्टानी कणों, खनिजों और जीवों के अवशेषों के एकत्रीकरण से बनते हैं। कोयला, सिलिका, क्ले मिट्टी का, सीमेंट, जिप्सम, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, अभ्रक आदि आवश्यक आध्यात्मिक खनिज है।
नेक्स्ट, भारत में आदर्श रूप से वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो ये 33% होना चाहिए। सॉल्यूशन देखिए, वन आवरण विशेष रूप से भूमि के उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसे वन पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में शामिल किया जाता है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को 10 से 30% के न्यूनतम वितान घनत्व और 0.5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत में आदर्श रूप से वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत लगभग 33% होना चाहिए। हालांकि यह वर्तमान में देश के केवल 24.62% भूमि को कवर करता है और तेज़ी से संकुचित हो रहा है। नेक्स्ट है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी हुई श्रृंखलाओं की एक विस्तृत संख्या एक साथ मिलकर एक खाद्य जाल बनाती है। दोस्तों सॉल्यूशन देखिए कि कार्बन चक्र में खाद्य श्रृंखला नहीं होगा, नाइट्रोजन चक्र में खाद्य जाल होगा। सॉल्यूशन देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी हुई श्रृंखलाओं की एक विस्तृत संख्या एक साथ मिलकर एक खाद्य जाल बनाती है और खाद्य जाल किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क होता है तथा एक ही जंतु इन कई खाद्य श्रृंखलाओं का सदस्य भी होता है हो सकता है। उदाहरण के लिए एक पौधा एक ही समय में अनेक शाकाहारी जीवों का भोजन हो सकता है, जैसे कि घास पर खरगोश, टिड्डा और बकरी सभी निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा तत्व विश्व में व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है? तो ये तेल होगा। ऑप्शन नंबर सी, तेल। इनमें से कौन सा तत्व दोस्तों? ये तेल जो है दोस्तों विश्व में व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। सॉल्यूशन है इसका, खनिज तेल पेट्रोलियम विश्व में व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। वर्तमान में वैश्विक ऊर्जा खपत का लगभग 39% हिस्सा खनिज तेल पेट्रोलियम के उपयोग से प्राप्त होता है और पिछले 2 दशकों से अमेरिका खनिज तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता था। उनके बाद चीन दूसरे स्थान पर खनिज तेल का सर्वाधिक उपयोग करने वाला देश रहा है। दोस्तों देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा तत्व विश्व में व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है? ये तेल, याद रखेगा। संसाधन खपत का प्रतिशत देखिए, खनिज तेल 39%, कोयला 28% और गैस 22%, पनबिजली 6%, परमाणु ऊर्जा 4.4%, वायु 0.22%, बायोमास भूतापित 4%। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है परिवार के साथ सदस्यों की औसत आयु। ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों मैथ का। देखिए दोस्तों 40 तक ये जीएस था और शिक्षण था, और बाद में देखिए फ्रेंड्स ये हमारा 71 नंबर में ये हमारा क्वेश्चन है कि परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 75 वर्ष। 7 सदस्यों की औसत आयु यहाँ 75 वर्ष है दोस्तों। इनमें से 6 की औसत आयु 74 वर्ष है। 6 की औसत आयु 74 वर्ष 6 महीने है, मतलब 6 महीने दोस्तों 75.5 वर्ष ये हो गया दोस्तों। अब देखिए ये बोल रहा है 75, उनमें से 6 की औसत आयु 75, 74 इतना है। परिवार के 7वें सदस्य की आयु क्या है दोस्तों? 7वें सदस्य की आयु क्या है दोस्तों? देखिए 7 सदस्यों की कुल आयु क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स 75 गुना 7 टोटल हो गया 525 हो गया। 6 सदस्यों की कुल आयु, इसको 6 गुना कर दिए दोस्तों टोटल। उसके बाद ज़्यादा में से कम को घटा देंगे तो 78 वर्ष 7वां का हमारा निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट देखिए, यदि मूल राशि 50,000 है और 4 वर्षों के लिए दर से, यदि मूल राशि 50,000 और 4 वर्षों के लिए दर से 2% है दोस्तों, इसका दर 2% है दोस्तों। 4 वर्ष के लिए दिया गया दोस्तों मूल राशि 50,000 का साधारण ब्याज कितना होगा? तो देखिए मूलधन 50,000 दोस्तों, समय 4 वर्ष है, दर 2% है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों? सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, पी गुना आर गुना टी बटे 100। 50,000 गुना 4 गुना 2 बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 4,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.75 का अवशिष्ट अंश क्या है दोस्तों? 0.75 है, इसका अशिष्ट अंश क्या होगा? अशिष्ट अंश क्या हो जाएगा दोस्तों? 0.75 बटे इसको पॉइंट को हटा देंगे यहाँ से, तो ये 100 नीचे में आ जाएगा। इसको काट देंगे तो काटने के बाद 3/4 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट 44 नंबर देखिए, बोल रहा है 2 संख्याओं का सबसे बड़ा सामान्य भाजक 8 है। 2 संख्या दोस्तों और सबसे बड़ा सामान्य भाजक जो है दोस्तों वो 8 है हमारा। 8 मतलब सबसे बड़ा भाजक क्या हो जाएगा? ये हमारा HCF हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है उसका सबसे छोटा समान गुणज 144 है। सबसे छोटा की बात करेगा तो LCM हो जाएगा दोस्तों। छोटा बड़ा बोलेगा तो HCF, छोटा LCM हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दोस्तों देखिए फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला ये होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। तो 16 पहली संख्या, दूसरी संख्या गुना 8 गुना 144, दूसरी संख्या बराबर इसको 8 गुना 144 बटे 16। ये कट जाएगा दोस्तों 16 गुना 9, 16 144। तो 8 गुना 9 9 है 72, इसका दूसरी संख्या हो जाएगा दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि इमारत की ऊंचाई और इमारत के पैर से एक बिंदु तक की दूरी 20% बढ़ जाती है, यदि इमारत की ऊंचाई और इमारत के पैर से एक बिंदु तक की दूरी 20% बढ़ जाती है। देखिए दोस्तों, ये हो गया, ये यहाँ इमारत की शीर्ष है, तो यहाँ से बोल रहा है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए दोस्तों एक बिंदु है बी, तो इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों, ये दूरी जो है दोस्तों, एक बिंदु से इमारत के शीर्ष तक की दूरी 20% बढ़ जाती है, तो इमारत के शीर्ष पर ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका थीटा हो जाएगा, tan थीटा आप ले लेंगे दोस्तों, जो कि लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार AC बटे दोस्तों ये AB हो जाएगा, AC बटे AB हो गया। अब देखिए दोस्तों, tan थीटा बराबर यहाँ पे H, और थीटा को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, लंब हो गया H हो गया दोस्तों, और आधार हो गया दोस्तों हम X इसका मान लेते हैं। तो 20% अगर बढ़ा देते हैं, क्या बोल रहे हैं दोस्तों, इसके हाइट को दोस्तों, दूरी को बढ़ा देते हैं 20%, तो tan थीटा बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों H गुना 20% बढ़ाएँ तो दोस्तों दोनों बढ़ जाएगा दोस्तों, H गुना 120/100, X गुना 120, ये दोनों कट जाएगा दोस्तों, तो tan थीटा बराबर H/X हो जाएगा दोस्तों। इमारत के शीर्ष पर ऊंचाई का कोण नहीं बदलेगा दोस्तों, वही रहेगा दोस्तों, ये नहीं बदलेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर C सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, ओडोमीटर माइलेज के लिए जैसा कि कंपास के लिए है, तो क्या है दोस्तों, इसके लिए दिशा है दोस्तों, ओडोमीटर माइलेज के लिए है, जैसा कि कंपास के लिए क्या है दोस्तों, दिशा है दोस्तों। जिस प्रकार माइलेज को मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार दिशा को मापने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 संख्याएं दी गई जिनमें से 3 किसी तरह से समान है, 3 संख्या किसी तरह समान है जबकि एक भिन्न है, असंगत चयन क्या होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए 91 है, 109 है, और इसके बाद दोस्तों 73 है और 61 है। बी में दी गई संख्या 91 को छोड़कर विकल्प ए इसका आंसर सही इसका होना चाहिए दोस्तों। 91 को छोड़कर सभी संख्या अभाज्य संख्या है दोस्तों, 91 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या दोस्तों, ये किसी संख्या से कटने वाला नहीं है दोस्तों, 91 एक भाज्य संख्या है दोस्तों। सिर्फ 91 कटेगा दोस्तों, बाद में कोई भी संख्या कटने वाला नहीं है दोस्तों, अतः विकल्प ये असंगत होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 48 में 21 2 1 2 हो गया, 1 हो गया, हाफ हो गया, 4 हो गया, तो अगला कौन सा नंबर, सबका आधा होता है, 1/8 हो जाना चाहिए दोस्तों, 1/8 सही है दोस्तों। नेक्स्ट, एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को ये लिखा जाता है, तो उस कोड में इसको क्या लिखा जाता है। देखिए सबसे पहले कंप्यूटर को देख लेंगे, ये किस क्रम में इसको लिखा गया दोस्तों। देखिए सब में दोस्तों दिया, देखिए कंप्यूटर सी सबसे पहले देखिए इसमें सी को लास्ट कर दिया दोस्तों, सी में कोई बदलाव नहीं हुआ दोस्तों। उसके बाद हर एक में दोस्तों एक जोड़ा गया दोस्तों, ये जितना है दोस्तों सब में एक जोड़ा गया, फिर लास्ट वाला में और फर्स्ट वाला में दोस्तों कोई चेंज नहीं हुआ। इसी प्रकार मेडिसिन में क्या करेंगे दोस्तों, हम एम को नहीं बदलेंगे और ई को नहीं बदलेंगे, एम और ई ऐसे ही दे देंगे, तो जो सब में एक बढ़ा देंगे, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों इसका। 50 नंबर देखिए, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, एक लड़का के तरफ इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा कि वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है, मतलब वो अपने ही बारे में बोल रहा है, अपने बेटे का बेटा है। सुरेश उस लड़के से किस प्रकार से, सुरेश उसका दोस्तों क्या है फ्रेंड्स, ये पिता है दोस्तों, पिता, यही इसका आंसर है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ये शिक्षण कला जो 50 मार्क का दोस्तों GS TS सब टोटल मैथ वगैरह रहता है दोस्तों, उसमें हम पहला सेट कंप्लीट किया दोस्तों। टोटल ऐसे ही करके इसमें 26 से 27 सेट है दोस्तों। 2020 का पूरा क्वेश्चन, 23 का पूरा क्वेश्चन और 19 में जो पूछा गया था टोटल क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों। आज सेशन हम फिर फर्स्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आए दोस्तों, सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, कल जो हम लोग का सेशन होने वाला है फ्रेंड्स, ये है हमारा 15 सितंबर 2023 का दोस्तों, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, बिहार STT का दोस्तों, शिक्षण कला एवं अंत दक्षता। देखिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों सेशन देखने के लिए।